इंडिया में पहली बार इमरजेंसी लागू किया गया था 1962 में, जो कि 1968 तक चला गया था। दूसरी बार इमरजेंसी लागू किया गया था 1971 में, एंड तीसरी बार इमरजेंसी लागू किया गया था 1975 में, जो कि 1977 तक चला था। ठीक है, तो अभी तक नेशनल इमरजेंसी हमारे इंडिया में 3 बार लागू की जा चुकी है। पहली इमरजेंसी हमारी लागू हुई थी इंडिया और चाइना की वार की वजह से, और इस टाइम पे जब इंडिया और चाइना का वार हुआ था 1962 में, तो एक्सटर्नल अग्रेशन मतलब बाहरी आक्रमण के बिहाफ पे इस प्रकार की इमरजेंसी लगाई गई थी। बाहरी आक्रमण का मतलब ये होता है कि जब कोई दूसरी कंट्री इंडिया के कंट्री पे आक्रमण करती है, ठीक है, तो इस बिहाफ पे इमरजेंसी लगाया जा सकता है। ठीक, फिर दूसरी इमरजेंसी हमारी लगाई गई थी 1971 में, और 1971 में इसलिए लगाई गई थी कि पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया था। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी में अभी मैं डिटेल में जब बताऊंगा, तो वहाँ पे एक वार का ग्राउंड है, मतलब कि जब एक कंट्री का दूसरे कंट्री से लड़ाई होती है, मतलब वार होता है, तो उस बिहाफ पे भी नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो दूसरी बार वार के बिहाफ पे नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था। और उस टाइम जब नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था, तो बहुत छोटे छोटे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट भी इंडिया में लागू किए गए थे। जैसे एक मीशा था, एक गवर्नमेंट डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था, एक कोफे-पोशा एक्ट था। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब छोटे छोटे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हैं, और इस एक्ट के थ्रू जो लोग भी इमरजेंसी को थोड़ा प्रोवोक कर रहे थे, इन द सेंस कहने मतलब ये है कि जो लोग ये चाहते थे कि इन दोनों कंट्री की लड़ाई हो या भड़काऊ भाषण देते थे, ठीक है, तो उन लोगों को डिटेन किया जाता था ताकि देश में शांति बनी रहे, मतलब पीसफुल इन्वायरमेंट रहे। ठीक है, और फिर तीसरी इमरजेंसी हमारी लागू हुई थी 1975 में, और तीसरी इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के बिहाफ पे लागू किया गया था या प्रोक्लेम किया गया था। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या होता है कि आंतरिक डिस्प्यूट या आंतरिक मतलब कि इंटरनल जब डिस्प्यूट हो जाता है, मतलब कि अपने कंट्री में ही एक तरीके से कोई इशू हो जाता है, तो उन सब चीज़ों को लेकर के क्या बोलते हैं, इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जा सकता है। और बेसिक इस इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने का कारण ये था कि उस टाइम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, और उनके ऊपर इलेक्शन करप्शन का चार्ज लगाया गया था। वो रायबरेली से इलेक्शन जब जीती थी, तो इलेक्शन करप्शन का चार्ज लगाया गया था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास जब उनका ये केस गया हियरिंग के लिए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें इस एलिगेशन में सही पाया, मतलब जो एलिगेशन उनके ऊपर इलेक्शन करप्शन का लगाया गया था वो सही पाया। और फाइनली उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि आप 6 साल तक कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इससे क्या हुआ कि जब ये डिसीजन आ गया, तो लोग डिमांड करने लगे कि आप रिज़ाइन दो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के बिहाफ पे इस प्रकार की मतलब तीसरी नेशनल इमरजेंसी लगाई। और ये इमरजेंसी 1975 में लगाई थी, और 1977 में जाके समाप्त हुई। और इस इमरजेंसी के थ्रू प्रेस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया था, मतलब प्रेस कोई भी गलत पब्लिकेशन नहीं कर सकता। इवन देन मतलब कि कंट्रोल करके इसलिए रखा गया था ताकि पीस मेंटेन रहे, और मतलब कि एक दूसरे का कोई विरोध न करे, लड़ाई वड़ाई होने के चांसेस ना रहे। इन सब चीज़ों को लेकर के प्रेस बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा गया था। और फाइनली ये भी कह दिया गया था कि पार्लियामेंट के किसी भी डिसीजन पे या किसी भी फैसले पे या तो जो भी लॉ बनाता है उसका कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो ये हमारे 3 प्रकार की इमरजेंसी हो गए, जिससे स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें। इसके बाद पर्टिकुलर मैं 352 में आता हूँ, और 352 में क्या ग्राउंड्स हैं जिस पे इमरजेंसी लगाया जा सकता है, कितने दिन तक चलेगा, किससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, सारी चीज़ें मैं डिटेल में आप सबको बताऊँगा। फिलहाल आप सब स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये सारे ग्राउंड्स हो गए इमरजेंसी लगाने के, मतलब वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। ये इस टाइम अंडर आर्टिकल 352 के अंदर ये 3 ग्राउंड है जिसके बिहाफ पे प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट इमरजेंसी कब डिक्लेयर करेगा, जब उसे रिटन एप्लीकेशन मिलेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। ठीक, विदाउट रिटन एप्लीकेशन के प्रेसिडेंट इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन नहीं कर सकता है, मतलब अपने मन से प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकता है। ठीक है, एड एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस के थ्रू ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। ठीक है, फिर
तो एक वार हो गया, वार मतलब कि जब एक देश की दूसरे देश से लड़ाई होती है, ठीक है। एक्सटर्नल एग्रेशन की जब कोई कंट्री इंडिया पे आक्रमण कर देती है, तो आर्म रिबेलियन मतलब कि सैनिक विद्रोह, सैनिक में अगर कोई विद्रोह हो जाता है तो इस ग्राउंड पे भी इमरजेंसी लगाया जा सकता है। लेकिन सैनिक विद्रोह का ग्राउंड आपका आया है 44वें संशोधन के द्वारा, ठीक। मतलब कि 44 अमेंडमेंट के पहले आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस के बिहाफ पे इमरजेंसी लगाया जाता था, जिसे इंदिरा गांधी ने यूज किया था, ठीक है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के थ्रू इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा करके आर्म रिबेलियन का ग्राउंड रख दिया गया। आर्म रिबेलियन मतलब सैनिक विद्रोह का ग्राउंड रख दिया गया, और अब इसी ग्राउंड पे इमरजेंसी लगाया जाएगा, न कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के बिहाफ पे, ठीक। तो मान लो प्रेसिडेंट ने इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया इन तीनों ग्राउंड के बिहाफ पे, ठीक। लेकिन एक चीज़ ये याद रखने वाली है कि इमरजेंसी लगाने के लिए इन तीनों चीज़ों का एक्चुअल मतलब कि इन तीनों चीज़ों का एक्चुअल इन्फोर्समेंट होना जरूरी नहीं है। कहने मतलब कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, मतलब उसे खतरे की आशंका